नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर जिले के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा मंत्री खंडरे और रहीम खान ने किया। बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने की। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा, विशेषज्ञों से बातचीत के बाद राज्य शिक्षा नीति। जेडीएस फिर से चौराहे पर है, आगे बहुत सारी बाधाएं हैं। हरिप्रसाद ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ ताकत दिखाई। मणिपुर में फिर तनाव का माहौल, चुराचांदपुर इलाके में 2 समुदायों के बीच फायरिंग। बीआरएस नेता और उनकी बेटी की रोड एक्सीडेंट में मौत, ट्रक ने मारी टक्कर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, शहरी प्रशासन मंत्री रहीम खान ने आश्वासन दिया कि वे एक सुंदर समृद्ध बीदर जिले के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और इस राज्य के 5 सबसे उन्नत जिलों में से एक बनाएंगे। रविवार को शहर के जिला कन्वेंशन हॉल में नागरिक प्रशंसा समिति द्वारा आयोजित एक समारोह में सम्मानित हुए दोनों मंत्रियों ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों को मजबूत करके जिले की छवि बदल दी जाएगी। बीदर जिला प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मानव विकास सूचकांक प्रति व्यक्ति आय के मामले में कल्याण कर्नाटक अन्य जिलों की तुलना में अच्छे स्थान पर है। हालांकि जिले को राज्य के उन्नत जिलों में शामिल करने के लिए काम करने की जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यवस्था ठीक करें, आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि विकास की गति बढ़ाने में इन दोनों क्षेत्रों की भूमिका अहम है। पिछली सरकार ने बीदर विश्वविद्यालय को मात्र 2 करोड़ रुपए घोषित किए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या इतनी कम राशि में नया विश्वविद्यालय बनाना संभव है। नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए, जिसमें कम से कम 50 करोड़ रुपए सालाना होना चाहिए था। शिक्षा विभाग में रिक्तियां अधिक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। शहर के ब्रिम्स अस्पताल में सुधार की जरूरत है। ट्रोमा केयर, न्यूरो कैथ लैब शुरू करने की जरूरत है। मंत्री खंडरे ने कहा कि वो सोमवार को मंत्री रहीम खान और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ब्रिम्स अस्पताल का दौरा करेंगे। नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान ने कहा कि 15 साल में बीदर बहुत बदल गया है। नए अस्पताल शुरू हो गए हैं, स्कूल, कॉलेज और आवासीय विद्यालय शुरू कर दिए गए हैं। सड़क, पेयजल, सीवरेज आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई है। उन्होंने वादा किया कि आने वाले दिनों में बीदर शहर को सुंदर बनाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। मैं सबसे पहले हदील हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही काबिल होनहार मिस्टर ईश्वर खंडरे साहब का दिल की गहराइयों से तमाम बीदर वासियों की तरफ से, आपकी तरफ से आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इसी तरह हमारे दोस्त रहीम खान साहब जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, बहुत ही पसंदीदा नौजवान लीडर, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम की जानिब से, तमाम बीदर वासियों की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर मैं जानता हूँ बुजुर्ग लोग हैं, प्रोग्राम बहुत लेट शुरू हुआ है, तो मैं एक एक हमारे यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेहमान हमारे लिए बहुत अहम हैं, उन सब का इस्तकबाल करते हुए, आप तमाम का इस्तकबाल करते हुए यही गुजारिश करो। ईश्वर खंडरे को अप्लाई करना, रहीम खान को अप्लाई करना। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो, पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गयों से भी लगाव मिलता रहेगा। ಮುಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಾನು मैं सारी बीदर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से बार बोला जाता था कि बीदर की हिस्ट्री है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जीतना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन हर बार हर तरीके से कुछ ना कुछ रीज़न से लोग कोशिश किए, पार्टी से, जात पात से,
या सच झूठ से बहुत ही कोशिश की है। सही ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಾ ಹಂಗೆ और इलेक्शन बोले तो ಹಿಂದೆ ಕೊಡೋಣಲ್ಲ ಸರ್ उस टाइम बहुत ही मुश्किल का सामना होता है और सभी पार्टी वाले कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को समझने के लिए बहुत कम समय मिलता है। मेरे साथ हर इलेक्शन में 2-3 बार ऐसा हुआ। इससे पिछले इलेक्शन में भी हुआ। एक टीवी में न्यूज़ डाल दिए बहुत ही डेंजर कि इनको जब एक बार गुलाम नबी आज़ाद आए थे, ओल्ड सिटी में एक फंक्शन था, तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि हर कांग्रेस में हर कास्ट कम्युनिटी को सीट मिला है, दिया गया बोले तो उसको ट्विस्ट करके कि ब्रेकिंग न्यूज़ बोल के पूरे कर्नाटक में चल रहा था। एक शासकर एक एमएलए ऐसा है कर्नाटक में, उसको किसका भी वोट नहीं चाहिए, सिर्फ उसके कम्युनिटी का वोट चाहिए बोल के पिछले इलेक्शन में। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था उस टाइम। सभी समाज के लोग सर ऐसा क्यों बोले बोल के मुझे कितने फ़ोन अटेंड करना, कैसे समझाना, मगर जब भी बिदर की जनता इतना बड़ा मुझ पे एक आरोप लगाए या इलेक्शन सिस्टम को वो कुछ गलत तरीके से ले जाना चाह रहे थे, उस टाइम भी बिदर की जनता रिजेक्ट करके मुझे लास्ट टाइम भी मोर देन 10,000 वोट से जीताई पिछली बार। और थोड़े से पीरियड में जब मुझे स्पोर्ट मिनिस्टर ಪರಿಸರ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಬದುಕುವುದಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರಗಾಲ ಬರ್ತದ, ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತದ. ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕಷ್ಟ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ. ಆದರೆ 5-6 ದಿವಸ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ 20%, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಂಬರ್ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ AC ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನೇನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, CO2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, 100 ಕೋಟಿ. बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने गांव का दौरा किया और जनता की समस्याएं सुनने के बाद जल्द से जल्द समाधान कराने का वादा किया। उन्होंने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के ताड़पल्ली गांव में समस्याएं सुनी और सिंडोला भंगुर रोड के बीच पुल की समस्या देखी। लोगों ने विधायक को सिंडोल के पास पुल की समस्या बताई, जिस पर उन्होंने दुख जताया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि अतीत में जो हुआ उसके बारे में बात न करें, अब हमने समस्या की जांच कर ली है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का तत्काल समाधान करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने वादा किया कि वे दर्द को सुनेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया और काफी नुकसान हुआ। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बारिश से क्षतिग्रस्त सामान, सड़क, पुल, नालियां, वन्य जानकारी एकत्रित कर नुकसान की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपे। इस मौके पर अधिकारी व ग्रामवासी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कर्नाटक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद राज्य शिक्षा नीति लागू करेगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे पाठ्यक्रम को बदले बिना नए पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। पाठ्यक्रम की समीक्षा के बाद केवल छात्रों के करियर के लिए आवश्यक पाठों को ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा पाठों को संशोधित करने के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि जिलों में शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन प्रक्रिया से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले पर अदालत की मंजूरी के बाद सरकार 13,500 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार चिक्की, अंडा और केला उपलब्ध कराने की योजना है। बंगारप्पा ने कहा कि लोगों द्वारा कांग्रेस को दिए गए अच्छे जनादेश का उपयोग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया जाएगा। जहां जेडीएस और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों ने लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में अटकलों को तेज कर दिया है, वहीं क्षेत्रीय पार्टी एक बार फिर कर्नाटक की राजनीति में अपना भविष्य तय करने के लिए चौराहे पर है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद जेडीएस को अपने नेतृत्व की परीक्षा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक रूप से वापसी करने के अलावा अपने समूह को एकजुट रखने और अपनी पहचान बनाए रखने और अपनी किस्मत सुधारने के लिए एक आदर्श विपक्ष के रूप में उभरने के लिए बेताब है। जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी के बीजेपी के साथ जुड़ने से पार्टी के भीतर उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि कई नेता और कैडर इस कदम से नाखुश हैं। पार्टी नेताओं और कैडर का एक वर्ग अब भी मानता है कि क्षेत्रीय संगठन को कांग्रेस और भाजपा के बीच समान दूरी बनाए रखनी चाहिए। विशेष रूप से पार्टी अध्यक्ष सीएम इब्राहिम, जो बीजेपी के खिलाफ मुखर रहने के लिए जाने जाते हैं, नाराज नजर आ रहे हैं और इस घटनाक्रम के बाद से वो लो प्रोफाइल बने हुए हैं। लेकिन कुछ अन्य लोगों का मानना है कि भाजपा के साथ गठबंधन से निकट भविष्य में कुछ लोकसभा सीटें जीतकर पार्टी को फायदा होगा, लेकिन लंबे समय में यह हानिकारक हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन का हवाला देते हुए जो मतदाताओं को उत्साहित करने में विफल रहा। जेडीएस के एक नेता ने कहा कि यहां तक कि जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी भी हार गए, क्योंकि गठबंधन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए अनुकूल नहीं था और उन्होंने मिलकर काम नहीं किया। कुछ नेता बीजेपी द्वारा शिवसेना, एनसीपी और एलजेपी जैसे क्षेत्रीय दलों को कुचलने का उदाहरण देते हैं। एक अन्य सूत्र ने कहा 2019 जैसे स्थिति से बचने के लिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले कैडरों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। कर्नाटक में नए कांग्रेस शासन में मंत्री पद पाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, क्योंकि पूर्व ने अपने एडिगा समुदाय की बैठक में एक बयान जारी किया था कि वो जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री कैसे बनाना है और कैसे हटाना भी है। मैंने एआईसीसी नेताओं के साथ गोवा, पांडिचेरी और झारखंड में अपने प्रयासों से हरियाणा और पंजाब में सीएम बनाने में भूमिका निभाई थी। मैंने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को बनाया था, जो 6 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इसलिए मैं सीएम बनाने और एक पद छोड़ने में अच्छी तरह से पारंगत हूं। उन्होंने शुक्रवार को यहां एक होटल में आयोजित सामुदायिक बैठक में कहा। एक सूत्र ने कहा कि उन्हें अपने पूरे राजनीतिक जीवन में समुदाय की बैठकों में नहीं देखा गया था और अब लगता है कि उन्होंने जाति कार्ड खेला है, क्योंकि उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। इसने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर एक तरह की बेचैनी पैदा कर दी है, जो सबसे पुरानी पार्टी में व्याप्त गुटबाजी का संकेत देती है, क्योंकि हरिप्रसाद डीसीएम डीके शिवकुमार के करीबी रहे हैं, यानी कि डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार के करीबी रहे हैं। भाजपा ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि उसके राज्य महासचिव अश्वत्थ नारायण को लगा कि हरिप्रसाद का बयान राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। भाजपा के राज्य महासचिव ने कहा, इसमें सच्चाई है, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता की ओर से आया है, जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में करीब से शामिल रहे हैं। 68 वर्षीय कांग्रेस के वफादार, जिन्होंने अपने 39 साल से अधिक पुराने राजनीतिक करियर में कभी भी पाला नहीं बदला, के साथ विवाद ने हलचल पैदा कर दी है। खासकर रेडिगा समुदाय के धार्मिक प्रमुख प्रणवंत स्वामी जी उनका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के प्रयासों के कारण कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, बल्कि हरिप्रसाद के कारण भी था।
एक विपक्षी नेता परिषद में के रूप में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक पसंद होना चाहिए था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आलाकमान इसे स्वीकार करने में विफल रहता है तो कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में समुदाय के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला अभी भी शांत भी नहीं हुआ था कि राज्य में फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मणिपुर के चुरा चांदपुर इलाके में दो समुदाय के लोगों के बीच में फायरिंग हो रही है। जानकारी के अनुसार दोनों समुदाय की झड़प के बीच आगजनी की जा रही है। इस वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग की घटना के बीच मौके पर असम राइफल्स के जवान भी मौजूद हैं। शांति कायम करने की कोशिशें की जा रही है, पर तनाव का माहौल अभी भी कायम है। आर्मी के जवान लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पर दोनों समुदाय के लोग मानने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर भी फायरिंग की जा रही है। जानकारी के अनुसार जहां फायरिंग हो रही है उस इलाके को सुरक्षा बलों ने बफर जोन बनाया हुआ है। लेकिन आज मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। वहीं इससे पहले मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में छठा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि कांगपोकपी जिले में 4 मई को 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने के संबंध में छठे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। एक आरोपी को शनिवार दिन में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि 6 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग भी है। वहीं इससे पहले गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को शुक्रवार को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता थौरिया नायक और उनके बेटे की शनिवार को नरसिंगी से चेकुंटा की यात्रा के दौरान एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। यह हादसा नरसिंगी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। पुलिस ने कहा कि थौरिया नायक और उनका बेटा अंकित जब नरसिंगी गांव से
चेकुंडा जा रहे थे। उसी दौरान उनकी कार का टायर फट गया। नियंत्रण खोने की वजह से कार ड्राइवर डिवाइडर से टकराकर सड़क की विपरीत दिशा में चली गई, जहां एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने कहा कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को रामायणपेट सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा काफी भीषण था, जिसमें 45 साल के थौरिया नायक और उनके 19 साल के बेटे की मौत हो गई। थौरिया नायक नरसिंगी में बीआरएस के अध्यक्ष रह चुके थे। इसके अलावा वो अन्य पदों पर भी सेवाएं दे चुके थे। हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस को कार से शव निकालने के लिए उसे काटना पड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मणिपुर के हालात की तुलना बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से करने पर बीजेपी पर रविवार को निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार नाकाम हो गई है, जबकि केंद्र स्व प्रेरित कोमा में चला गया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले उठा रही है और इन्हें लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि विपक्ष इसे हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति पर बहस से बचने के लिए ध्यान भटकाने की बीजेपी की रणनीति बता रहा है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, चलिए मान लेते हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई है। इससे मणिपुर में लगातार जारी हिंसा कैसे माफ हो सकती है? पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, क्या घाटी में कोई कुकी बचा है? क्या चुराचांदपुर और मणिपुर के अन्य पहाड़ी जिलों में कोई मैतेई बचा है? उन्होंने कहा, यदि रिपोर्ट सच है तो मणिपुर में जातीय सफाया लगभग पूरा हो चुका है। चिदम्बरम ने कहा कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के मुताबिक मणिपुर में संवैधानिक सरकार का पतन हो गया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की हुकूमत उनके घरों और दफ्तरों से आगे नहीं चलती। चिदम्बरम ने कहा कि मणिपुर की स्थिति की तुलना बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की स्थिति से कैसे की जा सकती है? केंद्र सरकार न केवल अक्षम, पक्षपातपूर्ण रही है, बल्कि जब वो घृणित तुलनाओं के पर्दे के पीछे छिपती है तो वो संवेदनहीन और क्रूर भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है तो राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश निश्चित रूप से दे, लेकिन इससे मणिपुर में हो रही बर्बरता को माफ नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी बीते दिनों ग्वालियर में पहुंची थी। उनकी रैली के दौरान स्मारक पर पोस्टर लगाए गए थे। इस पोस्टर में लिखा गया था कि 1857 की क्रांति में संध्याओं ने रानी लक्ष्मीबाई और 1967 एवं 2020 में कांग्रेस के साथ धोखा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने इन पोस्टर्स को हटा लिया। 21 जुलाई को हुई इस रैली में प्रियंका गांधी के बोलने से पहले विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पहले इस परिवार यानी कि सिंधिया ने लक्ष्मीबाई को धोखा दिया, फिर 1967 और 2020 में कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई ने यही अंतिम सांस ली। भिंड की जनता ने उनका समर्थन किया था। वो ग्वालियर के महाराज के अनुरोध पर यहाँ आई थी। अगर लक्ष्मीबाई को साथ मिलता तो भारत 100 साल पहले ही आजाद हो जाता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की ओर से की गई आलोचना पर पलटवार किया। उन्होंने गद्दारी के आरोप पर कहा कि अगर ऐसा था तो उनके पिता और उन्हें कांग्रेस में क्यों शामिल किया गया था? देखो, वे अपना काम करेंगे जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है। उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। मेरे और मेरे परिवार के कर्म, विचार और विचारधारा ग्वालियर संभाग, मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लिए समर्पित है। यदि उन्हें इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने मेरे पिताजी माधवराव सिंधिया और फिर मुझे कांग्रेस में क्यों शामिल किया? अब देखते हैं समाचार विदेश के। डेनमार्क के कोपेनहेगन में इराकी दूतावास के सामने कुरान जलाने की घटना सामने आने के बाद इराक में काफी आक्रोश है। लोग इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर पड़े हैं। इस बीच शनिवार को बगदाद में हाई सिक्योरिटी वाले इलाके ग्रीन जोन पर हमले की कोशिश की गई। ग्रीन जोन इलाके में कई विदेशी दूतावास और इराकी सरकार का दफ्तर है। प्रदर्शनकारियों के तेवर को देखते हुए ग्रीन जोन में मौजूद सुरक्षाकर्मी पहले से ही अलर्ट थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया। ये विरोध प्रदर्शन कुरान और इराकी झंडा जलाने के विरोध में हुआ। 2 दिन पहले भी गुस्साए लोगों ने बगदाद में स्वीडिश दूतावास पर धावा बोला था। प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक राजनयिक चौकी को अपने कब्जे में रखा और प्रभावशाली इराकी शिया मौलाना और राजनीतिक नेता मुक्तदा अल सद्र को दर्शाने वाले झंडे लहराए और आगजनी भी की। दूतावास के कर्मचारियों को एक दिन पहले ही निकाला गया था। इसके कुछ घंटों बाद ही इराक के प्रधानमंत्री ने कुरान की बेअदबी के विरोध में स्वीडन से राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए। पिछले महीने शरण पाने के इच्छुक जिस इराकी ने कुरान के प्रति एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जलाई थी, उसने बृहस्पतिवार को दोबारा ऐसा करने की धमकी दी थी, लेकिन अंततः उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसने पुस्तक को लात मारने के बाद उस पर पैर रखा। ऐसा ही उसने इराकी झंडे तथा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीर के साथ किया। शुक्रवार की दोपहर में हजारों की संख्या में लोगों ने इराक और अन्य मुस्लिम बहुल देशों में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। ताइवान और चीन के बीच जारी तनाव अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और ड्रैगन किसी भी हद को पार करने के लिए बेताब दिख रहा है।
दरअसल चीन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए जेट और बम वर्षक सहित दर्जनों लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेजे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चीन की सेना ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे के बीच 37 प्लेन और 7 नेवी के जहाज भेजे। बता दें कि चीन पिछले कुछ समय से ताइवान को लेकर कई ज्यादा आक्रामक हो गया है। चीन ने एक कदम ऐसे समय उठाया जब ताइवान मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है ताकि समय आने पर चीन के संभावित हमले का मुकाबला किया जा सके। ताइवान अगले हफ्ते अपने सालाना हान कुआंग युद्धाभ्यास करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान वो अपनी लड़ाकू क्षमता का अभ्यास करेगा ताकि आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। वो वार्षिक वान एन अभ्यास करेगा जिसका उद्देश्य हवाई हमले के दौरान या प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में उनसे निपटने के लिए गैर सैनिकों को तैयार करना है। चलिए एक नजर डालते हैं फिल्मी समाचारों पर। बिग बॉस OTT 2 से जुड़ी खबर, इस हफ्ते होगा डबल एक्शन। अब समाचार खेल जगत से है। फाइनल में टीम इंडिया की बोहनी खराब, लोगों को आई चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की याद। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। टमाटर ही नहीं, भिंडी, लौकी, शिमला मिर्च समेत इन फूड आइटम्स के दाम में बेतहाशा वृद्धि से बिगड़ा रसोई का बजट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर जिले के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा मंत्री खंडरे और रहीम खान ने किया। बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने की। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा विशेषज्ञों से बातचीत के बाद राज्य शिक्षा नीति। जेडीएस फिर से चौराहे पर है, आगे बहुत सारी बाधाएं हैं। हरिप्रसाद ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ ताकत दिखाई। मणिपुर में फिर तनाव का माहौल, चुराचांदपुर इलाके में 2 समुदायों के बीच फायरिंग। बीआरएस नेता और उनकी बेटी की रोड एक्सीडेंट में मौत, ट्रक ने मारी टक्कर। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।